अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ मी लारिब अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा स्टडी चैनल। तो जी आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्यार देखकर और आप लोगों की रिक्वेस्ट देखकर मैंने ये फ़ैसला लिया कि क्यों ना आगे की भी पोम कवर करवा दी जाए। तो जी पहले मैं करवा चुकी हूँ, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, नहीं तो फिर मैं लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। द मैन ऑफ लाइफ अपराइट ये मैं करवा चुकी हूँ, और मैं करवा चुकी हूँ द लॉस्ट स्टार और म्यूज़िक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, जो कि पर्सी बायशी शायरी की लिखी हुई है। ठीक है, आप लोगों का बहुत ही बेहद प्यार देखकर मैंने ये फ़ैसला लिया कि क्यों ना आगे की भी पोम करवाई जाए। और ये एक इस तरह की पोम है आज जो हम करने वाले हैं, द सॉलिटरी रीपर, जो कि अक्सर बच्चों को समझने में थोड़ी मुश्किल भी होती है। तो आज हम ये स्टार्ट करने वाले। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि बहुत ही मेहनत से लेक्चर्स तैयार करते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट कर लें और शेयर करें जितना कर सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो पोम दैट इज़ नोन एज द सॉलिटरी रीपर, जो कि लिखी हुई है विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ नाम से पता चल रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ लाइक एक जो वर्ड्स की वर्थ, लाइक जो अल्फाज होते हैं उनकी जो कह सकते हैं कि उनकी जो होती है औकात होती है, लाइक उनकी जो हमारे पास वैल्यू होती है, वो क्या है विलियम वर्ड्सवर्थ। अच्छा, नाम से ये है। चलिए, ये तो नाम की बात हो गई। अगर हम पोइट्री की पहले बात करें तो हम इस पोम में हमें जस्ट ये बताया जाएगा। सॉलिडरी का आपको मतलब पता है कि सॉलिडरी मीन्स, अब इस वाली स्लाइड पर आ जाते हैं। सॉलिडरी का मतलब होता है अलोन। ओके, और रीपर वो होता है जो फसल काटने वाली या फसल काटने वाला, जो फसल काटते हैं उन्हें हम रीपर कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर छोटा सा ही हो, कि आप लोग आराम से सुन भी लें। ठीक है जी, तो जल्दी जल्दी बताती जाऊँगी मेन पॉइंट्स। तो सॉलिडरी का मतलब होता है अलोन, और सॉलिडरी रीपर यहाँ पर कहा जा रहा है एक लड़की को जो कि अलोन एक फसल काटने वाली है, और वो फसल काट रही है अकेले। तो उसके बारे में ये पोम लिखी गई है। ठीक है, अब पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू पोइट की। तो पोइट जो है हमारे पास वो है हमारे पास ऑब्वियसली विलियम वर्ड्सवर्थ। ये बहुत ही मशहूर पोइट है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो है ही वॉज बॉर्न इन कॉकरमाउथ इन द लेक डिस्ट्रिक्ट। और इनकी पैदाइश का आपको याद रखना चाहिए कि 7 अप्रैल 1770 को ये पैदा हुए थे, एंड ही वाज डाइड इन 1850। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ एक जाने माने वो है ना, पोइट है। ठीक है, तो इन्होंने कैम्ब्रिज ये सारे इसके ऐसे ही पॉइंट्स वगैरह हैं, मैं आपको रीड करके बताती जाती हूँ। आफ्टर लीविंग कैम्ब्रिज ही स्पेंड अ ईयर इन फ्रांस एंड was in sympathy with revolutionaries. ठीक है, he lost his sympathy when the revolution led of the totalitarian government and wars of conquest. He and his friend वगैरह he and his friend, अब फ्रेंड का नाम मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। तो ये जो फ्रेंड इसके थे वो ये और इनके फ्रेंड ने मिलकर लैरिकल बैलेट्स बनाई थी, जो कि इन्होंने पब्लिश की थी 1789 में। और लैरिकल बैलेट्स जो थी वो कंटेन करती थी पोम्स। ठीक है ना, तो वो इंग्लिश पोइट थे जो इसके फ्रेंड थे, और इन दोनों ने मिलकर इस तरह की पोम बनाई थी। अब हम बात करते हैं, उसने अपनी ऑटोग्राफी भी लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी। और जो है हमारे पास, अब हमारे पास आ जाती है ग्रेट रोमांटिक पोइट। ये रोमांटिक पोइट थे, ये रोमांटिक एरा में ऐड होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि रोमांटिक एरा हमारे पास बुक में बहुत ही ज़्यादा एरा दिए हुए हैं। एलिजाबेथन एरा है, हमारे पास मॉडर्न एरा है। मॉडर्न एरा के सिर्फ हमारे एक शायर हैं जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में, द लॉस्ट स्टार में। तो वो हमारे पास हैं जी अलाना, गुलाम अली अलाना, जो कि पाकिस्तानी पोइट थे। और आज जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये जो है हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ, ये एक रोमांटिक इरा के पोइट है। ठीक है, ये रोमांटिक लाइक लव से मिलती जुलती है, और ऐसी अपनी पोइट्रीज, और लाइक ये क्या समझते थे कि जो नेचर ऑफ पोइट भी नहीं कहा जाता था विलियम वर्ड्सवर्थ को, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में भी इनकी पढ़ी होगी, सोनेट कंपोज्ड ऑन ब्रिज। तो ये जो है ना, जब इन्हें कहीं पर भी खूबसूरती नज़र आती थी ना, ये नेचर को बहुत ही ज़्यादा नेचर को पसंद करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इंट्रोडक्शन में आपको बता देती हूँ, इसका इंट्रोडक्शन हमारे यहाँ पर नहीं दिया हुआ, मैं आपको बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन में हमारे पास ये है कि जो हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो हाईलैंड्स की तरफ से एक जगह से जा रहे थे, तो उन्होंने एक लड़के को देखा जो कि फसल काट रही थी, और वो सिंग कर रही थी सॉन्ग, और वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में सिंग कर रही थी। वो जो लैंग्वेज थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं समझ पा रहे थे।
मगर वो जो वॉइस थी ना, जिस वॉइस से वो सिंग कर रही थी, वो अट्रैक्ट कर रही थी विलियम वर्ड्सवर्थ को। एंड द पोम एक्सप्रेस फीलिंग्स, जो पोम थी ना वो एक्सप्रेस कर रही थी उसकी फीलिंग्स को। और वो जबकि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो ही वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वो तो नेटिव लैंग्वेज में कर रही थी ना, तो मतलब वो जो उसकी वॉइस थी ना वो अट्रैक्टिव थी। तो ये सारी जो पोम है ना वो उन्होंने उस पर लिखी हुई है। अब आप ज़रूर सोचेंगे कितना कोई फारिग पोइट था कि उसने खड़े खड़े वहाँ पर उसकी वजह से। तो भाई ये जो लोग होते हैं ना जो यहाँ पर, तभी इसे नेचर ऑफ पोइट कहा, पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना लाइक इन्हें नेचर तो एक पसंद है मगर ये रोमांटिक करा के पोइट है, तो इन्हें ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। ठीक है, हम आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजास पर आ जाते हैं। तो हमारे पास पहला स्टैंजा हमारे पास है, बी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, yen solitary highland less, reaping and singing by herself, stopping here or gently pass, alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the valley profound is overflowing with sound. ठीक है, अब ये यहाँ पर ऑब्वियसली हम कॉन्टेक्स्ट हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है। हमारे पास थीम यही है कि द पोम इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड लव, ठीक है, विच इज़ परमानेंट, वो कभी ख़त्म नहीं होता, ब्यूटी और लव कभी ख़त्म नहीं होता। जो हमारे पास जो भी रोमांटिक एरा के पोइट है ना वो इसी बारे में बात करते हैं कि ब्यूटी एंड लव आर परमानेंट, तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। अक्सर लोग कहते हैं कि टाइम के साथ लव ख़त्म हो जाते हैं या फिर ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। हाँ, ब्यूटी ख़त्म हो जाती है मगर लव कभी भी ख़त्म नहीं होता, लाइक इट इज़ परमानेंट, ठीक है। Now he is talking about a girl जो क्रॉप्स काट रही है और सिंग कर रही है सॉन्ग. So in these lines, poet says that a girl singing a single alone in the field in front a lone girl in Highland is cutting field and singing on her own. ठीक है, वो खुद ही कट भी कर रही है फील्ड को और वो सिंग भी कर रही है। और जो है ही सेज टू ट्रैवलर्स टू स्टॉप हेयर एंड लिसन टू हर और गो जेंटली फ्रॉम हेयर। अब वो यहाँ पर ताकीद कर रहे हैं जो यहाँ पर ट्रैवलर्स, जैसे ये भी तो एक ट्रैवलर थे ना, ये यहाँ से गुजर रहे थे, इन्होंने सुना तो ये रुक गए, तो ये दूसरे ट्रैवलर्स को ये एक तरह से सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप रुकना अगर आप सुनना है तो आप यहाँ पर खामोशी से रुको और सुनो, नहीं तो फिर जेंटली पास फ्रॉम हेयर, तो आप नहीं तो फिर यहाँ से आराम से चले जाओ। द गर्ल डज नॉट केयर whosoever इज़ लिसनिंग, बट ठीक है, वो जो गर्ल है उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक वो कि उसके उसके मतलब दिमाग में सिर्फ वो गाना ही छाया हुआ है, तो वो कोई उसका वो नहीं है, वो इतना कोई केयर नहीं करी दूसरों के बारे में कि कोई मुझे सुन रहा है कि कोई नहीं सुन रहा, कोई खड़ा हुआ है कि कोई नहीं खड़ा हुआ। तो वो जो है कंटिन्यूसली सिंग की जा रही है और वो कट कर रही है, बाइंड कर रही है ग्रेन्स को, और शी इज़ सिंगिंग अ सैड सॉन्ग। ठीक है, अब सैड सॉन्ग कैसे कि ना उसके ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उन्हें समझ में तो नहीं आ रहा था ना, तो उसकी जो ट्यून थी ना सॉन्ग की, तो जो ट्यून थी उससे उसे पता लग रहा था, उससे उसने इमेजिन किया कि ये लगता है कि सैड सॉन्ग कर रही है। एंड लिसन दिस डीप प्लेस इन इकोइंग विथ हर वॉइस। ठीक है, वो वहाँ पर ही खड़े हो गए और इसकी वॉइस जो थी उसे सुनने लगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन कुछ लिखी हुई है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है स्टैंजा नंबर 2। स्टैंजा नंबर 2 में हमारे पास है, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड of travelers in some shady haunt among Arabian sands. A voice so thrilling never was heard in springtime for cuckoo bird, breaking the silences of the seas among the farthest hybrids. ठीक है, यहाँ पर ये सिंपली हमारे पास बात इसकी कर रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर ये कंपेयर कर रहे हैं उस गर्ल की वॉइस को। एक हम आपने सुना होगा, एक परिंदा होता है जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है जिसे बुलबुल कहा जाता है, तो उसे इंग्लिश में हम कहते हैं नाइटिंगेल। तो वो जो उसकी जो है ना आवाज़ से कंपेयर कर रहा है और वो कह रहा है कि कभी भी नाइटिंगेल या बुलबुल ने ऐसा आवाज़ से नहीं उसने ना गुनगुनाया होगा या फिर सिंग किया होगा जितनी अच्छी आवाज़ इस लड़की की है। और ये ऐसी आवाज़ है जो पहले कभी सुनी भी नहीं गई, और वो ऐसी आवाज़ है जो ट्रैवलर्स हैं वो वहाँ पर खड़े होकर सुने, और वो जो है ना इस तरह से। और उसके बाद अगेन यहाँ पर इसी बारे में बात की जा रही है कि
अब जी यहाँ पर ये आगे ये भी बता रहे हैं कि ये जो गर्ल है इसकी वॉइस जो है वो ज़्यादा अच्छी है उस बुलबुल से भी, उस नाइटिंगेल से भी, और इसकी वॉइस जो है बहुत हार्ट टचिंग है और ऐसी वॉइस पहले कभी सुनी नहीं गई होगी। अगेन ही कंपेयर्स द वॉइस ऑफ गर्ल विद कुकू बर्ड। अब एक और बर्ड की एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं, कुकू बर्ड की, जो स्प्रिंग सीज़न में स्पेशली वो देखा जाता है और उसका आवाज़ सुना जाता है। तो उसकी भी वॉइस के साथ वो कर रहे हैं कंपेयर, और यही सेम बात कर रहे हैं कि कभी भी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी गई होगी इवन कोको बर्ड की भी। और ये जो लास्ट 2-3 लाइन्स में ये बात कर रहा है कि गर्ल की जो वॉइस है ना, जो उसकी साउंड है, वो जैसे सिंग कर रही है, तो वो जो है वो इस तरह से सिंग कर रही है कि वो साइलेंस जो है ब्रेक कर रही है हमारे वो जो है जो साउंड है वो साइलेंस हमारे ब्रेक कर रहे हैं अमंग द सीज, और इको कर रहे हैं दूर दूर तक, हाइब्रिड्स तक, पहाड़ों तक, आइसलैंड्स तक। तो वो जो है इतनी दूर तक वो जा रहे हैं। तो अब ये यहाँ पर इसने क्या क्या यूज़ किया, हाइपरबोले यूज़ किया। हाइपरबोले को कहते हैं एग्जेजरेट करने को। तभी हमारे यहाँ कभी कहा जाता है कि पोइट्री वगैरह लिखना तो वो गुनाह होता है, लाइक पोइट्री लिखना या पढ़ना है, समथिंग लाइक दैट, कि इस वजह से, क्योंकि हाइपरबोले जो है वो झूठ है ना। लाइक अभी ये क्या बोल रहे हैं कि दूर दूर तक उसकी आवाज़ गूंज रही थी, और जो है दूर इतने पहाड़ थे वहाँ तक जा रही थी उसकी आवाज़, अब इतना दूर तो नहीं जा रही थी ना। तो ये एक झूठ में भी शामिल हो गया, लाइक ये हाइपरबोले से कहा जाता है पोम की लैंग्वेज में, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टेंजा 2 हमारा कंप्लीट होता है। स्टेंजा 2 की आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेंजा 3। स्टेंजा 3 हमारे पास अगेन आ जाता है, will no one let tell me who what she sings, perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago, or is it more humble lay familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been the end may be again। ठीक है, यहाँ पर ये सो स्टूडेंट्स फर्दर इन दीज लाइन्स जो हमारे पास पोइट है, ही इज़ टेलिंग कि क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे इसकी लैंग्वेज ना, तो ही इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको बताया था कि वो नेटिव लैंग्वेज में कर रही थी सिंग। तो ये लोगों से वहाँ पर लोगों से पूछना है कि क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि क्या सिंग कर रही है, और जो है इसे एक्चुअली व्हाट इज़ शी सिंगिंग, ठीक है, वो मुझे कोई बताएगा कि नहीं बताएगा। मे बी शी इज़ सिंगिंग सैड सॉन्ग, आई थिंक दिस इज़ बिकॉज ऑफ हर ट्यून, ठीक है। तो ये हमें बता रहे हैं अपने अंदाजे से कि मुझे इसकी ट्यून के हिसाब से ये लगता है कि ये कोई सैड सॉन्ग सिंग कर रही है। मे बी दिस सिंगिंग सैड सॉन्ग इज़ बिकॉज ऑफ ओल्ड सैड इवेंट्स और मेमोरीज ऑफ हर लाइफ, or maybe about the battles, wars, fights long ago, or it is any other ordinary song which is about today's condition or some sorrow। ठीक है, तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि उसकी वजूहात खुद में ही वो सोचे जा रहे हैं कि जो है उसकी वजह ये भी हो सकती है कि कोई पुरानी बात उसे याद आ गई हो। यहाँ पर कोई बैटल्स, फाइट्स वगैरह जो वॉर्स पहले होती थी, तो उसकी कोई बात याद आ गई हो। यहाँ पर वो कोई ऑर्डिनरी सॉन्ग हो जो कि आज की कंडीशन के मुताबिक वो सिंग कर रही है, कि आज कुछ ऐसा हुआ हो, कोई आज उसे कोई ऐसा दुख मिला हो, या कोई ऐसी सैडनेस हो, कोई ऐसा लॉस हो, या फिर कोई ऐसा पेन हो जो उसे हुआ हो। तो जो है ना, इस वजह से वो ये सॉन्ग सिंग कर रही है, ठीक है। तो इस स्टैंजा में बस यही बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आज का कोई मामला हो, आज का कोई दुख हो, कोई चीज़ उसने खो दी हो, कोई पेन हो उसे, तो वो भी हो सकता है जिसकी वजह से वो जो है ना सिंग कर रही है सैड सॉन्ग, ठीक है। ना इसमें अगेन मैंने यहाँ पर लिख दी है एक्सप्लेनेशन, आप आगे देख लीजिएगा, मैं आगे चाहती हूँ। स्टैंजा 4 में, स्टैंजा 4 है, वॉट एवर द थीम द माइल्ड सॉन्ग, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द sickle bending, I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more। अब ये लास्ट स्टेंजा है आपके पास, जिसमें ये बताना ये चाह रहे हैं
कि जो सॉन्ग, जो भी वो सॉन्ग था जो कि वो गा रही थी वो लड़की ना, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे वो एंडलेस है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो बहुत ही चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, वो गाती जा रही थी, ठीक है। तो वो लग ही नहीं रहा था कि वो ख़त्म होगा कभी। इट सीम्ड एज़ इट वाज़ एंडलेस, ठीक है। एज़ आई सॉ हर एज़ आई सॉ हर डूइंग वर्क व्हेन शी वाज़ सिंगिंग, ठीक है, मैंने उसे देखा था जब वो काम कर रही थी और वो सिंग कर रही थी। She was mending and cutting the fields. I saw her staying there without moving as I climbed up the hill. अब जैसे ये आगे क्योंकि ये हाईलैंड्स में क्रॉस कर रहे थे, तो हाईलैंड्स से ये जब गुजर रहे थे तब इन्होंने इस लड़की को देखा था। तो वो जैसे ही अप द हिल वो उन्होंने क्लाइंब किया, एंड आई रिमेंबर द म्यूज़िक इन माई हार्ट। तो वो जो म्यूज़िक था ना, वो जो ट्यून थी ना, वो जो सॉन्ग था ना, वो इनके हार्ट में बस गया, वो इनके दिल में बस गया। इट सीम टू बी एंडलेस सॉन्ग, वो यही लग रहा था उन्हें कि ये एंडलेस सॉन्ग है। एंड आफ्टर सम टाइम दैट वॉइस स्टॉप्ड एंड नेवर केम अगेन। एज आई वेंट अवे नो मोर वॉइस वॉज हर्ड। ठीक है, यहाँ पर ये सेम बात यही बताई जा रही है कि जैसे आगे चलते गए ना, तो उन्हें तो पहले तो ये लग रहा था ये एंडलेस सॉन्ग है, मगर ये हुआ कि जैसे वो आगे चलते गए तो ऑब्वियसली वो जो आवाज़ थी ना वो कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। तो एक टाइम आया जब वो आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई, और फिर आइंदा कभी भी उसने वैसी आवाज़ नहीं सुनी। और वो जो म्यूज़िक था ना, वो जो वॉइस थी ना, वो उसके हार्ट में बस गई थी, उसके दिल में बस गई थी। सो दिस पोम इज़ ऑल अबाउट, हमें पता है कि दिस पोम इज़ ऑल अबाउट अ गर्ल, जो कि वहाँ पर सॉलिटरी रीपर जैसे कहा गया है, सॉलिटरी रीपर। तो ये हमें जो टाइटल दिया था ऑब्वियसली इट वाज गिवन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो जी विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोम यहाँ पर कंप्लीट होती है। ये मैंने यहाँ पर कंक्लूजन लिख ली है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। कोई और क्यूरी हो, कोई और पोम कहनी हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।